लाइट साउंड कैमरा। जब हमने शुरू किया था तो उस टाइम तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, उस टाइम ये सिर्फ होता था कि हाँ हमारे पास जगह नहीं होती थी, तो जगह के लिए हमने काफ़ी स्ट्रगल किया। जब हमारे बच्चों की ट्रेनिंग के बाद जब बच्चे स्टेट नेशनल में क्वालिफाई होने लग गए, उस दौरान हमें बहुत पार्शियलिटी का सामना करना पड़ा। वो मिट्टी में प्रैक्टिस करते थे और जो बच्चे हैं नॉर्मल जो अकेडमीज़ में जाते हैं वो मैट पे प्रैक्टिस करते हैं, वेल इक्विप्ड होते हैं, हर चीज़ होती है उनके पास। तो मैंने भी उसे बोला, मैं कहा आज के बाद अगर तू क्लास में दिखाई भी दिया ना, थप्पड़ मार के ना मुंह टेढ़ा कर दूंगी मैं तेरा। आज तक हम 10,000 प्लस बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, वो भी फ्री। बहुत बच्चों के गोल्ड मेडल हैं, सिल्वर भी हैं, ब्रॉन्ज भी हैं। इंटरनेशनली बच्चों को लेके जाया जाता है, तो जो कोचेस वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि जितनी वहाँ पे एक्सपेंस होता है उससे डबल या ट्रिपल तो लेते ही हैं वो बच्चों से। मैं छोटी थी तो मैंने अपने सेकंड फ्लोर से जंप किया। देखिए वैसे तो हर लड़की को मार्शल आर्ट्स आना बहुत ज़रूरी है, तो एक लड़के ने बहुत ज़ोर से मतलब मेरे ऐसे हाथ मारा, तो मेरे को ये नहीं आया कि मुझे छुपना चाहिए, मुझे ये था कि मुझे आगे से मारना चाहिए। लेकिन 13 साल में की उम्र में उसकी शादी कर दी गई, उसे गांव ले जाया गया, शादी कर दी। बहुत से छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं जिनकी मेरे सामने ही शादी हो गई है और मैं कुछ कर नहीं पाई। हेलो गाइस, आपका दोबारा से स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है वन टॉक विद इंडिया सीजन 2। आज हमारे बीच है एक महान हस्ती जिनका नाम है अमिता मारवाहा और वो एक सोशल वर्कर भी हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। अगर मैं वैसे बताना शुरू करूं तो ये पूरा पॉडकास्ट निकल जाएगा, तो इसलिए हम सीधा मैम से मिलते हैं। आगे की कहानी, उनकी स्टोरी और उनकी जर्नी, वो सारा कुछ मैम के थ्रू जानते हैं और आपको दिखाते हैं। हेलो मैम। हेलो। और कैसे चल रही है लाइफ आपकी? बहुत बढ़िया, भगवान की दया है। ओके, तो मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी इस सोशल वर्क में जर्नी कैसी रही है, आपका ये इंटरेस्ट कैसे रहा कि आप इस लाइन में आना चाहते थे? मैं अगर स्टार्ट करूं तो मैं अपने बचपन के इंसिडेंट को याद करती हूँ। तो हुआ ये था कि जैसे मैं स्कूल में अपने मार्शल आर्ट सीखती थी, तो उस दौरान मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जो टैलेंटेड तो होते थे लेकिन उनके पास फीस नहीं होती थी। बहुत सारे और भी कई रीज़न्स होते थे। आपको पता है कि पार्शियलिटी तो हर स्कूल कॉलेज में होती है। तो उस ज़माने में मैं ये सोचती होती थी कि ये बच्चे जो डिज़र्विंग है, आगे जाना चाहते हैं और जा नहीं पा रहे हैं, तो मैं ये सोचती थी कि मैं कल को कभी टीचर बनी तो मैं इन सब बच्चों को फ्री सिखाऊंगी। तो उस दौरान ये एक छोटा सा मतलब विचार मेरे दिमाग में आया था और मैंने ये शुरू किया काम जब मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए और हस्बैंड की सपोर्ट से मैंने अपनी एक सोसाइटी खोली। तो ये मैम सोसाइटी की आपकी शुरुआत कौन से सन में हुई थी? हाँ, हमने 2011 में स्टार्ट किया था ये, पंचकुला से। पंचकुला में खड़क मंगोली गाँव है, तो हम लोग वहाँ पे गए थे और वहाँ पे हमने आर्ट एंड क्राफ्ट और टाइक्वांडो सिखाना शुरू किया था बच्चों को। जी। इसमें मैम कुछ ना कुछ तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट तो हुई होगी, क्योंकि आप एक वुमन हो और वुमन को हमेशा ये किया जाता है कि उसको पीछे ही रखा जाता है। तो आप वुमन होने के नाते एक सामने आए और पब्लिक के लिए कुछ आपने किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसमें आपको कितनी कठिनाई आई, कितनी मुसीबतें आई, क्या प्रॉब्लम्स आई? एक्चुअली जब हमने शुरू किया था तो उस टाइम तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, उस टाइम ये सिर्फ होता था कि हाँ हमारे पास जगह नहीं होती थी, तो जगह के लिए हमने काफ़ी स्ट्रगल किया। बहुत सारे लोगों को बोला कि ऐसे स्कूल दे दीजिए या कम्युनिटी सेंटर दे दीजिए। कई लोग तो दे देते थे और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी चाहते थे कि ऐसा हो। और उसके बाद प्रॉब्लम्स तब आनी शुरू हुई जब हमारे बच्चों की ट्रेनिंग के बाद जब बच्चे स्टेट नेशनल में क्वालिफाई होने लग गए, उस दौरान हमें बहुत पार्शियलिटी का सामना करना पड़ा। मतलब आप जानते हैं कि जैसे आजकल हर आर्ट सिर्फ बिजनेस बन चुका है। हर कोई यही चाहता है कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो ही आगे जाएं। तो पार्शियलिटी हमें बहुत सहनी पड़ी है, क्योंकि जो भी बच्चे हमारे स्टेट में सेलेक्ट होते थे वो मिट्टी में प्रैक्टिस करते थे और जो बच्चे हैं नॉर्मल जो अकेडमीज़ में जाते हैं वो मैट पे प्रैक्टिस करते हैं, वेल इक्विप्ड होते हैं, हर चीज़ होती है उनके पास, डाइट भी अच्छी होती है। तो जब हमारे मिट्टी में प्रैक्टिस करने वाले बच्चे उन बच्चों को हराते थे तो प्रॉब्लम शुरू हुई वहाँ पे। तब से हमें फेस करना पड़ा, पार्शियलिटी हो गई, हमारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता था, हमारे कुछ पेपर्स में प्रॉब्लम क्रिएट करके हमारे बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता था।
तो इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम्स को हमने फेस किया। और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ पे हमारी एकेडमीज़ वगैरह चलती थी वहाँ पे बहुत सारे लोग आसपास के होते थे, उनको भी कईयों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी कि इनको क्लासेस क्यों दी हुई हैं, हमें क्लासेस दो, मतलब हमें ये एरिया दिया जाए, हम अपनी एक्टिविटीज़ कर सकें। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हमने बहुत फेस की है। और एक बार क्या हुआ था कि एक शराबी बंदा था, वो रोज़ मेरे को आके बोलता था कि आपकी क्लास बंद करो, ये क्या है, आप बच्चों को क्या कराते हो, ये वो। तो मैंने बोला आप आके देखो कि हम क्या कराते हैं बच्चों को। एक दो बार वो आए भी, लेकिन पता नहीं मुझे कि उनको क्या प्रॉब्लम थी या फिर उनको किसी ने भेजा था, आई डोंट नो। तो वो रोज़ हमारी प्रॉब्लम मतलब क्रिएट करते थे क्लास में आने के बाद। तो एक दिन फिर मेरे को भी लगा कि मैं ज़रा इसको आज अच्छे से बता ही दूँ। तो फिर मैंने भी उसे बोला, मैं कहा आज के बाद अगर तू क्लास में दिखाई भी दिया ना, थप्पड़ मार के ना मुंह टेढ़ा कर दूंगी मैं तेरा। उस दिन के बाद से वो मतलब कभी नहीं आया। तो आपने उसको थप्पड़ मारा कि नहीं मारा? नहीं, मैंने थप्पड़ मारा नहीं, वो पहले डर गया। अच्छा। तो वो उसके बाद कभी आया नहीं। हाँ, हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर वो आता तो मुझे पीटने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरी बच्चियां इतनी होशियार हो चुकी थी, उन्होंने पीट देना था उसे। हाँ, वैसे मैंने आपकी क्लासेस देखी हैं, हाँ जब जी। आप हल्लू माजरा में क्लासेस लगाते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो बस ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारी मतलब चैलेंजेस फेस किए हमने और अभी भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये सारी ज़िंदगी करने हैं। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि मैम एक टाइकोंडो ब्लैक बेल्ट भी हैं और बच्चों को टाइकोंडो भी सिखाते हैं। लगभग 10,000 के बीच बच्चों को ये टाइकोंडो सिखा चुके हैं। अभी तक मैंने जो देखा है मैम कि इस इंडस्ट्री में किसी ने टाइकोंडो की एकेडमी खोली तो है, बट पैसों के लिए खोली है। बट आप जो कर रहे हो वो बच्चों के लिए कर रहे हो। एक्चुअली हमारी टाइक्वांडो सोसाइटी है जो कि पूरे इंडिया में किसी की भी नहीं है, और सबसे पहले हमने खोली कि जिसमें हम बच्चों को स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, डाइट प्रोवाइड करते हैं, और बच्चों की काउंसलिंग भी होती रहती है। और मैं ये बोलूँगी कि आज तक हम 10,000 प्लस बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, वो भी फ्री। इसके अलावा हमारे 30 प्लस बच्चे हैं जो इंटरनेशनल खेल चुके हैं, और बल्कि एक कंट्री नहीं, वो तीन कंट्रीज जा चुके हैं। जो अभी इंटरनेशनल खेल चुके हैं उसमें से मैंने सुना कि कुछ गोल्ड या पता नहीं सिल्वर भी लेके आए थे। बहुत बच्चों के गोल्ड मेडल हैं, सिल्वर भी हैं, ब्रॉन्ज भी हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उनका मेडल नहीं आया। बट मैं ये कहूँगी कि बच्चे बहुत मेहनती हैं, और हम भी जो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स हम सब करते हैं। और मैं ये बोलूँगी कि भगवान की दया है कि आज हम मतलब इंडिया में नंबर 1 है टाइक्वांडो सोसाइटी में, क्योंकि आज तक कभी किसी ने टाइक्वांडो सोसाइटी खोली नहीं है कोई सोसाइटी। जैसे कि आप बच्चों को लेके जाते हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, आप उनको करवाते हो, वहाँ का कुछ ऐसा वाक्य हो जो आपको लगा कि हाँ यार वो मुझे बताना चाहिए यहाँ पर? ऐसे तो वैसे मैंने बहुत सारे बताए हुए हैं लोगों को, लेकिन एक बात बताती हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी इंटरनेशनली बच्चों को लेके जाया जाता है तो जो कोचेज़ वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि जितनी वहाँ पे एक्सपेंस होता है उससे डबल या ट्रिपल तो लेते ही हैं वो बच्चों से। तो कितना ले लेते हैं ऐसे कुछ मुझे बताओ। मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, समझ लीजिए जैसे कहीं पे 30 लगना है तो वो 90 ले लेते हैं, क्योंकि उनकी बीवी बच्चे सबने तो जाना होता है। तो ऐसे एक बार हम लोग मतलब कोरिया गए थे खेलने, तो मैं और मेरी बेटी थे, और हम लोग वो जब मतलब वहाँ पहुँचे तो हमें रास्ते में हमने बहुत सारे बच्चों से बात भी की, तो किसी ने बताया कि मैंने तो इतने दिए हैं, मैंने इतने दिए हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे शुरू से ये होता है कि जस्टिस होना चाहिए। देखिए बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते लेकिन डिजर्विंग होते, वो नहीं जा पाते हैं। बट ये मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों की तो हम हेल्प कर पाते हैं, तो हम सबकी तो नहीं कर सकते ना। तो जब रास्ते में मैंने ये सुना कि किसी से ट्रिपल टाइम्स ज़्यादा लिए हैं, किसी से डबल टाइम्स, तो जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने ये देखा कि जो कोच थे, जो टीम लेके गए थे, वो अपनी वाइफ को भी लेके आए थे, अभी न्यूली वेड थे वो लोग, तो ऑब्वियसली हनीमून पे गए होंगे वो, उनको तो टीम से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ जाके बच्चे खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, उनके पीछे नहीं बैठ रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, सब लोग आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, वो बस अपनी वाइफ के साथ मस्त हैं, इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया उस टाइम। तो मैंने सर जो थे वो साइड पे कहीं गए हुए थे, तो उनकी वाइफ बैठे हुए थे वहाँ पे, तो मैंने उनके सामने बोला कि कोचेज़ ये करते हैं, कोचेज़ वो करते हैं, ये है वो है। तो वो भी बोलने लग गए कि हाँ कोचेज़ ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। तो मैंने कहा बीच में तेरा पति भी ऐसा ही है। तो उस टाइम तो मतलब वो जैसे उसकी जो स्माइल थे ना, ऐसे उसका बिल्कुल ऐसे फेस हो गया।
तो मतलब मुझे कभी मैं ये इंसिडेंट याद करती हूँ ना तो मेरे को बहुत हंसी आती है लेकिन वो सच्चाई थी जो उस तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी थी। हाँ, उसके बाद हमें बहुत बड़ी पार्शियलिटी का सामना करना पड़ा। उन्होंने वहाँ पे उसके बाद मेरी और मेरी बेटी को तो बिल्कुल एक साइड लाइन कर दिया कि जैसे हम टीम में आए ही नहीं है। बट वो चलो इट्स ओके, वो सब मैनेज हो जाता है। लेकिन जो भी ये बच्चों के साथ करते हैं किसी भी गेम में, मैं सिर्फ टाइक्वांडो ही नहीं बोलूँगी, सारी ही गेम्स में यही होता है, पर बहुत गलत है ये तो है। आपको पता है कि इस चीज़ से हम कर्मास जनरेट करते हैं। इस तरह की जो पैस कमाई हुई दौलत होती है ना, वो इसी तरह से निकलती है। तो इस चीज़ों से बचो। मैम आपने भी कुछ तो नहीं, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स भी लड़े हैं, तो आपने भी रिप्रेजेंट किया इंडिया को, आप भी शायद गोल्ड लेके आए हो, उसका थोड़ा सा मुझे आप बताइए। देखिए, मैं शादी से पहले मतलब बचपन से 9th क्लास से मैं मार्शल आर्ट्स खेलती आ रही हूँ। तो अभी मैं 4th डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ टाइक्वांडो में, और 2nd डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ मैं टैंगसूडो में, और कराटे में 1st डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ चीक्वांडो में हूँ। तो ये अलग अलग चीज़ें हाँ जी, सारे मार्शल आर्ट्स अलग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शुरू से मेरे अंदर मतलब एक्शन मूवीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा मतलब एंथू था, बहुत मज़ा आता था। जैसे ब्रूस ली की मूवीज़ होती थी, तो एक बार तो इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं छोटी थी तो मैंने ब्रूस ली को देखा था, उसने अपने 2nd फ्लोर से जंप किया, तो मैंने भी सोच लिया कि मैं भी करूँगी, और मैंने भी छत पे चढ़ के, हाँ, मैंने नीचे वो नहीं होते रेता घर बन रहा होता ना, तो मैंने वहाँ से जंप किया, तो मैं सीधा रेत में, मतलब चलो रेत थी वो तो कुछ नहीं हुआ। अब मुझे याद आता है कि अगर मैं वो चीज़ अगर ज़मीन पे करती तो शायद मैं आज खेल भी नहीं पा रही होती, मेरी एक टांग होती या वो भी नहीं होती, पता नहीं। मतलब हाँ, याद आती है सारी बातें। हाँ, उसके बाद मैंने जब मेरी शादी हुई तो मार्शल आर्ट्स जो था वो बंद हो गया। फिर उसके बाद मेरे बच्चे हुए, बेटियां थी दोनों मेरी, तो मुझे शुरू से था कि मैंने अपने बच्चों को भी मार्शल आर्ट्स में डालना। तो मैंने दोनों बच्चों की एडमिशन करवाई, साथ में मैंने भी एडमिशन ले ली दोबारा। और आप मानोगे सारी क्लास में सारे बच्चे होते थे और एक मैं आंटी होती थी बीच में, तो सारे जो बच्चे थे ना उनका मतलब जो एंथू होता था वो मेरे को और मोटिवेट करते थे कि हाँ आंटी आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। तो मैं बच्चों के साथ मतलब सीख के फिर आगे बढ़ी हूँ। और उसके बाद मैंने स्टेट खेला, नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेला, और अभी मेरे पास 13+ इंटरनेशनल मेडल्स हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज सारे हैं, और 50+ है मेरे पास जो मेरे स्टेट, नेशनल और ओपन नेशनल के हैं। जी। तो मैम टाइकोंडो में कोई एज लिमिट है? वैसे तो पूरे मार्शल आर्ट्स में कोई एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। आपकी हड्डियाँ अच्छी होनी चाहिए बस। हाँ, ये तो ज़रूरी है भाई। टूट गई तो बस। तो बस यही है कि कभी भी कर सकते हो। और मैंने भी देखो मैं थी 30+, तो मैंने जब दोबारा ज्वाइन किया अपने दोनों बच्चों के बाद, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कभी। हाँ, मैं ये जरूर बताऊंगी कि मेरे ये दोनों हाथ टूटे हुए हैं और पैर भी टूटा हुआ है, तो सब कुछ टाइकोंडो? ये सब कुछ टाइकोंडो। हाँ, मतलब किसी तरह का भी कोई भी मार्शल आर्ट्स हो तो सब में ये चीज़ें हो जाती हैं, तो इसके लिए आप रेडी रहो। तो मैम जैसे कि आप पूरे इंडिया में फेमस हो सेल्फ डिफेंस के लिए, तो आपको कैसे ये आइडिया आया कि आपको सेल्फ डिफेंस का करना चाहिए? देखिए, वैसे तो हर लड़की को मार्शल आर्ट्स आना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि सेल्फ डिफेंस कैंप्स लगाए जाएं। तो क्योंकि मार्शल आर्ट्स की प्रॉपर जैसे कोई भी गेम होती है उसकी ट्रेनिंग के लिए तो बहुत टाइम चाहिए होता है, तो एक सेल्फ डिफेंस कैंप्स होते हैं जो मतलब 1 वीक के हो गए, 15 डेज़ के हो गए, ऐसे करके कैंप्स होते हैं। तो ये अपने ऑल ओवर इंडिया होते हैं? हाँ जी, हमारे मतलब ऐसे हम बताएं तो दिल्ली जैसे ट्राई सिटी हो गई, और इसके अलावा जैसे पूरा पंजाब का पार्ट हो गया, हरियाणा के हो गए, तो जाते रहते हैं हम लोग। इसके अलावा जैसे MP में भी लगाया हुआ है हमने एक, और ऐसे करके UP में भी थे हमारे 1-2, तो ऐसे करके काफ़ी जगह हम लोग लगा चुके हैं और आगे भी काफ़ी सारे लगाएंगे। तो इसकी जो मतलब प्रेरणा कह लो कि सोच कह लो कि ये क्यों शुरू किया मैंने। मैं छोटी थी और मैं साइकिल से स्कूल जाती होती थी, तो उस ज़माने में मतलब ये होता है कि घर पे ऐसे माहौल नहीं होते थे कि जहाँ पे बच्चों को घर पे गाइड किया जाता है कि बेटा कोई मतलब गुड टच, बैड टच, ये सारे के बारे में नॉलेज नहीं होती है। ये तो अब शुरू हुई है। तो उस ज़माने में मतलब मैं ऐसे साइकिल पे आ रही थी तो बहुत बारिश हो रही थी और मैंने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, तो रास्ते में ऐसे जहाँ पे मैंने साइकिल रोकी वहाँ पे 2-3 लड़के, आदमी वगैरह भी खड़े थे, तो मतलब उन लोगों ने जिस तरह से मुझे टच किया उस टाइम तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ मेरे को बुरा लग रहा था कि मतलब
क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर मैं साइकिल लिया और मैं आगे आ गई और वो लोग मेरे पीछे आए। तो काफ़ी दूर आने के बाद हुआ क्या कि मैंने बहुत तेज़ साइकिल चलाई, तो मैं काफ़ी आगे निकल गई। तो आगे से 2 लोग और आ रहे थे, तो एक लड़के ने बहुत ज़ोर से मतलब मेरे ऐसे हाथ मारा और चला गया। अभी मैं उस चीज़ से ही नहीं उभरी थी, तो एक और ने आके मतलब, तो उस दिन मैं घर आई और मैंने घर आके मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, अपने मम्मी को बताऊँ क्या करूँ। तो मैं बाथरूम में गई और मतलब मैं रोई भी काफ़ी कि मेरे साथ ये सब हुआ। और फिर उसके बाद मैंने अपने मम्मा से भी शेयर किया। तो मेरे मम्मा ने मुझे समझाया कि आगे से अगर कोई मतलब जैसे बारिश भी हो रही हो, आप अकेले भी आ रहे हो, तो कोशिश ये किया करो कि ऐसे रास्ते को चुनो जहाँ पे भीड़ हो। शॉर्टकट के चक्कर में ऐसे अनजान या फिर खाली रास्तों से मत आओ। तो मतलब उनकी गाइडेंस जो थी वो मेरे दिमाग में आज भी है। लेकिन मुझे ये लगा कि जिसने आपको हाथ लगाया उसको हाथ पकड़ के ना उसको बहुत मारना चाहिए। तो मेरे को ये नहीं आया कि मुझे छुपना चाहिए, मुझे ये था कि मुझे आगे से मारना चाहिए। तो उस टाइम मैंने ये सोचा था कि मैं मार्शल आर्ट्स क्लास ज्वाइन करूँगी। तो मैंने घर पे बात की अपने मम्मी से कि मैंने ऐसे ऐसे करना है। तो उस टाइम मम्मी ने मुझे बोला कि तुम पढ़ाई पे फोकस करो, क्या करना है। तो मैंने घर वालों को बताए बगैर ज्वाइन कर लिया। स्कूल के बाद मैंने बोला कि मेरी एक्स्ट्रा क्लास होती है स्कूल में, और हमारे स्कूल में क्लास होती थी, सर लेते थे। तो मैंने मार्शल आर्ट्स की स्टार्टिंग ऐसे हुई मेरी। मैम, आपकी जो सोसाइटी है उसका नाम क्या है, और आप इस सोसाइटी के अंदर ताइक्वांडो के अलावा और क्या क्या सिखाते हो? मेरी जो सोसाइटी है वो मेरे ही नाम पे है, अमिता मारवा एक्टिविटी टीम। इसका भी एक रीज़न है कि मैंने इसका ये नाम क्यों रखा। तो सबसे बड़ी चीज़, हाँ मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वैसे तो कहते हैं ना कि जो बच्चे की पावर होती है उसकी माँ होती है। तो मैं माँ हूँ पहले ही, तो जो भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं तो उनके साथ माँ तो है ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे की डबल पावर हो जाती है। तो ये भी रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि मुझे किसी ने टॉन्ट किया था। एक्चुअली मैं किसी NGO में काम करती थी। तो हुआ क्या कि मैं एक्टिविटी हेड थी वहाँ पे। तो जो भी एक्टिविटीज़ होती थी ऑब्वियसली उसको मैं ही स्टार्ट करती थी, मैं ही एंड करती थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पॉपुलैरिटी थोड़ी मेरे को ज़्यादा मिलने लग गई। तो जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग गई, क्योंकि जहाँ पे भी एक्टिविटी होती थी वहाँ पे अमिता मैम हो जाता था। वो क्यों हो जाता था? क्योंकि हम लोग काम करते थे, अच्छे से एक्टिविटी करवाते थे पूरी। तो उनको ना प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने मेरे को एक साइड पे ले जाके एक दिन बोला कि मैम आप तो ना अपनी अमिता मारवा एक्टिविटी टीम शुरू कर लो। अच्छा। और उस टाइम तो मेरे को बुरा लगा कि मतलब ये ऐसे कैसे मतलब बोल रहे हैं। और जब बाद में मैंने घर बैठ के इसके बारे में सोचा तो मैंने कहा उन्होंने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया मुझे तो अपना शुरू करना चाहिए काम। उसके बाद मैंने 2011 में अमिता मारवा एक्टिविटी टीम के नाम से ही खुद को रजिस्टर करवाया, और हरियाणा इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स में हम लोग रजिस्टर्ड हैं। और आज हम ब्रांड काउंसिल रेटिंग भी ले चुके हैं, जो मैं 5 स्टार में ली है। यस, तो ये मेरी सक्सेस है। जिनका आइडिया उन्होंने ही दिया था। मैं भी आपसे 2013 में मिला था शायद। हाँ जी। और मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें सिर्फ ताइक्वांडो ही नहीं, उसमें हम लोग कथक भी सिखाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस भी होती हैं, योगा और मेडिटेशन कैंप्स भी होते हैं, और काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं, जो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप भी कथक करते हो? हाँ जी, हाँ। मैं कथक में विशारद हूँ और योगा गुरु का कोर्स किया हुआ है मैंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से। और इसके अलावा मेडिटेशन के लिए मेरे पास प्राणिक हीलिंग की डिग्री है मेरे पास, और मैं साइकोथेरेपिस्ट भी हूँ। मतलब अभी भी कुछ ना कुछ सीख ही रही हूँ। तो आगे मेरा मन है मैं और भी बहुत सारे आर्ट सीखूं, जो जितने भी हैं। सीखने की उम्र नहीं होती। हाँ जी, सीखते रहना चाहिए। कथक में कैसे इंटरेस्ट आ गया आपका कि अब कथक में बचपन से था। मतलब मैं बताऊं, बचपन से मुझे डांस करने का तो बहुत शौक था। तो हमारे ज़माने में तो जरा डांस इतना पसंद नहीं करते थे लोग। तो हमारे घर पे क्या होता था शाम को कि मैं कमरे से सबको बाहर निकाल के, मेरा डांस टाइम होता था वो। अच्छा। मैं कमरे में डांस करती थी। उस टाइम तो फिल्मी गानों पे ही डांस ज़्यादा पॉपुलर था। तो हमारे स्कूल वगैरह में कथक तो था नहीं कि मैं कथक सीखती। तो उस टाइम वो गाना आया चला था बहुत, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। तो उस गाने पे मैं बहुत डांस करती थी। और एक मुझे याद है इंसिडेंट, उसमें हमारे घर में ना ऐसे गेट टुगेदर थी, हमारे चाचा बुआ ये सारे आए हुए थे, और सब ने बोला कि डांस करो डांस करो। मतलब मेरे को तो था कि मेरे को कोई बोले तो मैं फटाफट करूं। मेरे मम्मी मुझे इशारे कर रहे थे खबरदार अगर डांस किया तो। लेकिन
जैसे उन्होंने, मेरी चाची थी, उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को घर पे मित्तू बोलते सारे कि मित्तू तुम डांस करोगी? मैं क्या हाँ बिल्कुल। कहते कौन से गाने पे? तो मैंने कहा चुम्मा चुम्मा दे दे। और मेरे घर वालों को तो मेरी जो चॉइस थी ना गाने की, उस पे तो मतलब पहले ही उनको डांस इतना पसंद नहीं था, ऊपर से जो सॉन्ग चॉइस ऊपर से सॉन्ग की सिलेक्शन ही ऐसी होगी। जब मैंने डांस कर लिया तो मुझे लगा सारे कहेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे चुप कर गए। मुझे ये समझ नहीं आया कि मैंने डांस बुरा किया है या गाना अच्छा नहीं था या यहाँ पे नहीं करना था। वो वहाँ नहीं करना। आज तक उनकी जो चुप्पी है ना, वो बहुत सारे सवाल मतलब उठाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट हैं। एक बार मैंने कॉलेज में भी एक गाने पे किया था, तो जो सर थे वो मतलब देख के चले ही गए। मुझे नहीं पता उस टाइम कौन सा गाना था? उस टाइम तक पंजाबी गाना था, रोमांटिक सॉन्ग था, तो उस पे किया था मैंने। तो पता नहीं उनको लगा कि ये वाला डांस स्टेज पे नहीं होना चाहिए। हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुरा करती हूँ, इसका मतलब ये शायद मेरी सॉन्ग सिलेक्शन अच्छी नहीं थी। यस। अब अगर पेज पे देखो मैम के, मैम क्लासिकल डांस बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, कोशिश करती हूँ। जी। अभी तक जितनी भी हमारी बात हुई, आपने बताया कि आपके सॉन्ग्स की चॉइस बोल रही है, ठीक है। और मैंने जो आपकी प्रोफाइल्स देखी हैं उसमें भी आप एज ए बोल्ड दिखे हो। आपने जो स्पोर्ट्स कैटेगरी चुनी है टाइकोंडो, वो भी एक मैन डोमिनेट हाँ जी फील्ड है। जी जी। तो उसमें आपको कोई आलोचना का सामना नहीं करना पड़ा क्या कुछ? देखिए, क्रिटिसिज्म तो वैसे ही फीमेल को हर जगह मिलता है, चाहे वो कुछ भी करे। मैं ये बोलूँगी कि जैसे लोग मेरे को कई बार ट्रॉल करते हैं कि आप एक सोशल वर्कर हो और दूसरी तरफ आप स्विम सूट में फ़ोटो शूट कराते हो और मतलब कुछ भी पहनते हो आप, आपको थोड़ा देखना चाहिए कि जैसे आपकी कुछ जैसे पॉलिटिशियंस के साथ पिक्चर्स हैं, दूसरी आपकी पिक्चर्स देखते हैं तो आप बीच पे खड़े हो, आप इधर खड़े हो, आपने ये पहना हुआ है, वो पहना हुआ है। तो मुझे ये आता है कि अगर मैं सोशल वर्क कर रही हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी पर्सनल लाइफ खत्म हो गई है। मतलब मेरी चॉइसेस और भी तो हो सकती हैं। जैसे मैं कथक करती हूँ, ऑब्वियसली जब मैं कथक करूँगी मैं घुंघरू पहनूंगी, सूट पहनूंगी या मैं लहंगा पहनूंगी। अब मैं वहाँ पे मार्शल आर्ट्स की ड्रेस पहन के तो कर नहीं सकती। मार्शल आर्ट्स करेंगे तो मार्शल आर्ट्स की ड्रेस पहनेंगे, अगर स्विमिंग करनी है तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनेंगे ना। साड़ी पहन के तो मैं स्विमिंग नहीं करूँगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की जो आलोचना है ना, जो लोग करते हैं वो उनके दिमाग की प्रॉब्लम है। मेरे पे कोई असर नहीं होता आप क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हो। हाँ, दूसरों का काम तो बस बोलना है, वो बोलते रहते हैं, तो मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। जब मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, मेरे फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करते हैं, रिलेटिव्स करते हैं, तो फिर मुझे किसी से क्या लेना देना ना। तो मैं परवाही नहीं करती, बल्कि वो लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जो लिखते हैं करते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटर है आप कुछ और काम करो, है ना। मैम, मेरे को ना एक बात सुनने में आई थी, हाँ जी, कि आप कुछ स्टूडेंट्स थे आपके जो आप उनको टाइकोंडो सिखाते थे, स्लम के थे। हाँ जी, उन्होंने आपको शायद डिच किया था। हाँ जी, काफ़ी फैल गई ये बात। तो तभी तो उड़ते उड़ते आ गई खबर मेरे पास। चलो, डिच वर्ड तो काफ़ी नेगेटिव हो जाता है। मैं ये कहूँगी कि हुआ क्या था कि जब वो हमारे साथ जुड़े थे तो ऑब्वियसली हम स्लम्स के लिए काम करते हैं, तो वो स्लम्स के ही थे बच्चे। धीरे धीरे जब वो आगे लाइफ में सेटल होते गए और भगवान की दया से वो अपने जैसे उनको जॉब्स पे लग गई और सब हो गया, और उसके बाद उनको ये बुरा लगता था कि हमारा नाम स्लम्स के बच्चों में नहीं आना चाहिए, हमारा नाम क्यों लिखते हो आप इसमें। तो उन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था कि हमारा नाम अब स्लम्स में नहीं आना चाहिए। तो मैंने उनको ये चीज़ समझाई थी कि बेटा आप जहाँ से उठे हो आप अपने रूट्स मत भूलो। ये तो आप तो बल्कि एक इंस्पिरेशन हो लोगों के लिए कि कहाँ से उठ के आप कहाँ पहुँचे हो। बट उन लोगों को स्लम के वर्ड से ही बहुत नफ़रत हो गई थी। जैसे जैसे लड़कियाँ ग्रो करती हैं या लड़के ग्रो करते हैं तो फिर उनको होता है कि हमारे बॉयफ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, तो हम उनके बीच में अपने आप को ऐसे शो क्यों करें। देखा जाए तो इस बात का एक नेगेटिव पॉइंट, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब पर्सपेक्टिव, और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो उस टाइम में उनको ये लगा कि ये सारी चीज़ें सही नहीं है, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी मतलब गलत भी बोला, काफ़ी रॉन्ग वर्ड्स, अब्यूजिव वर्ड्स भी यूज़ किए। बट उस टाइम मेरे को काफ़ी बुरा भी लगा था। और धीरे धीरे जैसे मैं भी ग्रो कर गई तो मुझे आज ये फील होता है कि
हर चीज़ के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, जैसे जो कॉइन होता है उसकी भी 2 साइड्स होती हैं। तो ठीक है, वो आज अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड हैं, तो मेरे को बहुत खुशी है। बट हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी हर किसी से, आपको कभी अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए। जहाँ से आपने स्टार्ट किया होता है और वो कभी नहीं भूलना चाहिए। ज़िंदगी में आप बहुत आगे बढ़ जाते हो, लेकिन जो आपके रूट्स हैं, अगर आप रूट्स काटोगे आप तो ग्रो नहीं कर सकते आप। तो बस मेरी बेस्ट विशेज़ हैं सब बच्चों के लिए, जो भी हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे, सबके लिए। मतलब मैं तो माँ हूँ, तो माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं जी। आपको डर नहीं लगता कि आप ये काम कर रहे हो, सोशल वर्क भी कर रहे हो, साथ में ताइक्वांडो वगैरह भी कर रहे हो, और लोग बोलते भी बहुत कुछ होंगे, तो इस चीज़ में डर नहीं लगता आपको? डर तो नहीं लगता, लेकिन हाँ कई बार बंदा जैसे मेन तो मैं ये जानना चाहूँगा, पावर कहाँ से आती है आपके अंदर इतनी? अच्छा, पावर कहाँ से आती है? ओके, मैं ये मानती हूँ कि मैं हायर पावर्स में बहुत बिलीव करती हूँ बचपन से ही, और मेरा काफ़ी मतलब मैं काफ़ी इंक्लाइंड हूँ इसकी तरफ। तो इनर वर्ल्ड आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके इनर वर्ल्ड रखता है। इनर वर्ल्ड होता है जो आपका अपनी सोल के साथ आप कनेक्टेड होते हो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ इस वे में कि मैं प्राणिक हीलिंग कर पाई, फिर उसके बाद मैंने फेंग शुई और अरहात के बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं मैंने, हीलिंग से रिलेटेड, क्रिस्टल हीलिंग हो चाहे कलर थेरेपी हो, काफ़ी कोर्सेज़ किए हैं। और बचपन से ही मैं अगर बात करूं तो मैं बहुत छोटी थी, और जो भी मैं सपने देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सपनों पे कंट्रोल कर पाती हूँ, मैं देख पाती हूँ, उसमें मैं फील कर पाती हूँ कि जो भी सपने में हो रहा होता था वो मुझे लगता था कि मेरी बॉडी वो कर रही है। अच्छा। तो जिसको मेरे को मतलब बड़े होने के बाद समझ में आया कि टर्म मिली मुझे कि ये ल्यूसिड ड्रीमिंग होती है, पहले मुझे नहीं पता था। तो मैं प्राणिक हीलिंग में आने के बाद अपने आप को जान पाई हूँ प्रॉपरली कि जो मेरे अंदर होता था वो कोई समझ नहीं पाता था। तो जब मैंने खुद ये सारी विद्याएं सीखी उसके बाद मुझे पता चला कि मैं काफ़ी ब्लेस्ड हूँ, और डर की तो कोई बात ही नहीं है। जब हायर पावर्स आपके साथ है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। वैसे आपका बर्थडे भी 25 दिसंबर को आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो जीसस क्राइस्ट के साथ तो मेरा मतलब बहुत दिल से कनेक्शन है, वो शुरू से ही है कि जब भी मैं उनको देखती हूँ या मैं उनकी मूवी देख लूँ ना तो मेरे चक्रास जो है ना वो मतलब एक्टिवेट हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा कनेक्शन फील करती हूँ मैं, मतलब बेटी फील होता है मुझे उनके साथ तो जैसे मैम पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है। बिल्कुल। तो जैसे गॉड्स हैं वैसे शैतान भी है। हाँ बिल्कुल है। तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कि कुछ नेगेटिव आपको लगा हो, या कुछ नेगेटिव एनर्जी से पाला पड़ गया हो आपका? पता क्या होता है, जब आप मेडिटेशंस वगैरह करते हो ना, अरहात जो अरहाटिक योगा जिसे बोलते हैं, ऐसी जब आप प्रैक्टिसेस करते हो तो उस समय क्या होता है कि पॉजिटिविटी तो होती है, लेकिन क्या होता है कि इन चीज़ों में विघ्न डालने के लिए बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो जब भी आप मेडिटेशन वगैरह करने लगते हो तो आप कई बार भी देखो कि आप जब आंखें बंद करके बैठते हो तो आपको लगता है कोई है, आप आंखें खोलते हो ना उसी टाइम तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो आपको देख रही होती हैं। क्योंकि नॉर्मली हमारी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत होती है, हम बहुत जगहों पे जाते हैं तो हमारे साथ होती हैं, वो हर जगह होती हैं। तो जब भी हम मेडिटेशन करते हो तो वो इकट्ठी हो जाती हैं कि अब हमें भागना पड़ेगा। फिर जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम इन्वोक करते हैं, तो वो सारी पावर्स हमारे अंदर 12th चक्र से सारी आती हैं। मतलब वो पावर्स जो ऐसी होती है ना कि हाँ जी, मतलब खुदा से दूर करने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि वो सारी चीज़ें हमें खुदा से दूर करती हैं, बट आपकी जो भावना होती है वो पक्की होनी चाहिए। तो फिर शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल सही जी। आप जब स्लम एरिया में जाते हो उनको सिखाने के लिए, तो वहाँ के जो स्लम एरिया में जो भी बच्चे आते हैं वो किस एज से आते हैं आपके पास? ज़्यादातर किस एज के होते हैं? ये ना डिपेंड भी करता है कि जैसे हम क्या सिखा रहे हैं। अब देखिए जैसे मार्शल आर्ट्स वगैरह है तो वो औरतें वगैरह तो अवॉइड करती हैं, स्पेशली अगर हम कैंप्स औरतों के लिए लगा रहे तो औरतें आती हैं, अदरवाइज तो बच्चे ही होते हैं। और अगर हम लोग कथक की बात करें तो उसमें भी लड़कियां होती हैं, और आंटीज़ वगैरह तो बड़ी जो होती हैं वो तो नहीं आती हैं। लेकिन जो मेरी ड्राइंग क्लास होती है ना उसमें मैंने देखा है कि कई बार जब हम ड्राइंग करवा रहे होते हैं तो कई वहाँ पे जो औरतें झुग्गी में रहती हैं वो भी आ जाती हैं कि हम भी झंडा बनाएंगे, हम भी फूल बनाएंगे।
तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि वो अपना बचपन याद करती हैं इसके थ्रू। कई बताती हैं कि हम 13 के थे, हम 14 के थे जब शादी हो गई, और अब हमारे 4 बच्चे हैं। तो आप सोचिए जब वो 20 साल तक आते तो उनके भी 2, 3, 4 ऐसे बच्चे हैं। तो कहने का मतलब उनका बचपन तो ख़त्म ही हो जाता है, और जब वो ऐसी एक्टिविटीज़ को होता हुआ देखती हैं तो फिर उनके अंदर वही उनका जो बचपन होता है वही जाग जाता है। तो उनको लगता है कि हम फूल बनाएं, हम झंडा बनाएं। एक लड़की थी हमारी क्लास में, वो मतलब मैं ये मानती हूँ कि अगर आप अपना 100% भी देते हो तो भी अगला अगर 100% नहीं देता तो आप नहीं कुछ कर सकते। तो वो लड़की बहुत अच्छी थी ड्राइंग में भी, मुझे ऐसा लगता था कि आगे जाके कुछ कर लेगी इसी फील्ड में। लेकिन 13 साल में की उम्र में उसकी शादी कर दी गई, उसे गांव ले जाया गया, शादी कर दी। हमें तो सिर्फ ये पता चला कि उसकी शादी हो गई है, क्योंकि मैं सबसे पूछती थी कि नहीं आ रही है वो, तो वो कह रहे थे कि मैम वो गांव गई है। लेकिन जब उसके माँ बाप गांव से लौटे तो शादी हो चुकी थी। वही कि जो मैं सपना देखती हूँ वो शायद उनके माँ बाप वो सपना नहीं देखते हैं, इसलिए वो बच्चों के साथ वो सब कर देते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। और ऐसे बहुत से छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं जिनकी मेरे सामने ही शादी हो गई है और मैं कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि हम उनके परिवार के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते। बट हमें करना चाहिए इन लोगों को। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि जब आपके सामने ही कोई चीज़ हो रही है आप रोक सकते हैं, लेकिन गांव ले जाके अगर कुछ कर दिया जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं उसमें? वही ना, नोइंगली मतलब हो सकता है, अननोइंगली तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। मैम, आपकी कोई एक ऐसी मूवी या वेब सीरीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आप लोगों को भी सजेस्ट करोगे वो चीज़? वैसे तो बहुत सारी हैं, मैं देखती रहती हूँ और मैं पोस्ट भी डालती हूँ। लेकिन अभी मैंने देखी थी गुड लक टू यू, लियो ग्रांडे, वो मुझे बहुत पसंद आई। वो उन सारी औरतों को देखनी चाहिए जो मेनोपॉज से गुजर रही हैं, तो उनको अच्छा लगेगा देख के। हाँ, एक बोल्ड टॉपिक है, कुछ लोग इसको तो शायद थोड़ा क्रिटिसाइज भी करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी। तो उसमें क्या है, मतलब बेसिकली एक लेडी है, वो एक मेल एस्कॉर्ट हायर करती है। तो ये एक टॉपिक थोड़ा मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट इट्स ओके। आप ये मूवी देखिए, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। ओके, ज़रूर मैं भी देखूँगा। आपकी कोई एक ऐसी कोई एक्टिविटी जो हमें ना पता हो और दूसरों को भी ना पता हो, जो आप करते हो इनके अलावा, सोशल वर्किंग के अलावा, टाइकोंडो के अलावा, कथक के अलावा? इसके अलावा मैं लिखती भी हूँ। मैं कविताएं लिखती हूँ, इंग्लिश में ज़्यादा और हिंदी में भी लिखती हूँ, और वैसे पोस्ट भी करती हूँ मैं। बहुत सारे लोगों को तो पता भी होगा, बट हाँ, मुझे बोल्ड टॉपिक्स पे लिखने का शौक है। सेंशुअसनेस ऑफ अ वुमन तो मैं ये लिखती हूँ। हाँ, बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होती होंगी वो, बट मैं लिखती रहूँगी। जी नहीं, जो अपने मन को भाए वही करो बस। तो मैम, आप हमारी पब्लिक के लिए कोई ऐसा मैसेज देना चाहो कि उस मैसेज से उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए? हाँ, ये भी बोल्ड होना चाहिए, है ना? देखो, मैं ये मानती हूँ कि जो आपको अच्छा लगता है आपको ज़रूर करना चाहिए। और हाँ, देखिए, हर किसी की नज़र में अच्छा बुरा अलग अलग पर्सपेक्टिव रखता है, ठीक है? तो अच्छे बुरे के चक्करों में ना पड़ के आपको जो अच्छा लगता है आप करिए। हाँ, कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। और ज़िंदगी में टाइम अगर आपके पास है तो दूसरों के लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि अगर आप प्रिविलेज्ड हैं और कुछ अनप्रिविलेज्ड हैं तो आपको उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। और मैं इस मामले में अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैं ये सब कर पा रही हूँ, और मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है मुझे, और आप सब लोगों का भी है, जो मुझे आप सब लोग इतना प्यार देते हैं। ऐसे मुझे पसंद करते रहिए, मेरी पोस्ट को भी लाइक करते रहिए, और ऐसे प्यार देते रहिए, और अपनी प्रेयर्स में मुझे ज़रूर शामिल रखिए। मैं ऐसे ही काम करती रहूँगी। थैंक यू। तो मैम, आपसे आज मिलके बहुत अच्छा लगा हमको, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला हमको। मुझे भी। और हमारी पब्लिक को भी ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। आपको ये